चलिए अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म। इसमें हमारा एज पर द सीयूटी सिलेबस ये हमें दिया गया है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो सिलेबस है ये काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारी कुछ टॉपिक्स है जो पहले वाले मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स है, उसको भी हम लोग इसी में कवर करेंगे। तो थोड़ा ये बड़ा चैप्टर रहेगा। तो इसमें हम लोग हमारा अब स्टार्ट करते हैं मैन। तो चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट अस से हमारे पास में एक बार मैग्नेट है इसका ये वाला पोल आपका साउथ पोल है और ये वाला आपका नॉर्थ पोल है। और इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में डायरेक्ट दूरी, और जो जियोमेट्रिक लेंथ है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग चीज है। जियोमेट्रिक लेंथ यानी कि आपका इस एंड से लेके आखिरी वाले एंड तक की टोटल लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो जियोमेट्रिक लेंथ है वो मैग्नेटिक लेंथ से ज्यादा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन रहता है इट इज गिवन बाय मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 जियोमेट्रिक लेंथ, राइट। और इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ एल एम इज इक्वल टू 5/6 जियोमेट्रिक लेंथ दैट इज एल जी। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल ये एक सिस्टम होता है दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स का, जिनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काफी कम होती है, बहुत स्मॉल होती है। सो वी कैन से आवर मैग्नेटिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite poles separated by a small distance, राइट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, सेम इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? इट इज a सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेट, टू पोल्स विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज एम वेक्टर, राइट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं अगर हमारे पास में दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स है जिनकी पोल स्ट्रेंथ -qm और +qm है। तो यहाँ पर जो साउथ पोल होता है उसको हम लोग -qm से बताते हैं और नॉर्थ पोल को +qm से बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है इट इज गिवन बाय m वेक्टर इज इक्वल टू qm into 2l वेक्टर, where l वेक्टर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखा था उसमें डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग क्या है? हमारा साउथ पोल, और पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग क्या है? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसको हम लोग 2l लेते हैं जस्ट फॉर द डेरिवेशन पर्पस। और इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने देखा इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इसको एसआई में मेजर किया जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर में। सो वी कैन से इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। अगर हमारे पास में एक करंट कैरिंग लूप है तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज गिवन बाय m वेक्टर इज इक्वल टू आई ए। और इसमें अगर n नंबर टर्न्स होवे तो ये क्या हो जाएगा? n i a वेक्टर। ए वेक्टर जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देगा
ये क्या होती है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में हम लोग हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं, राइट। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में हमारी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्क्रीन के ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, राइट। तो हमारे पास में एक एटम है जिसके न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी, ठीक है ना, जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट सेंस में होता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसके रोटेशन के अपोजिट सेंस में ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका v स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस r है, राइट। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है इट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू आई ए, और इसको सॉल्व करने पे ये हमें मिल जाएगा ई वी आर बाई टू। ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, v यानी कि इसकी स्पीड, r यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई टू, राइट। तो अब अगर हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का रेशियो लें, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ठीक है ना, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी आपका, नीचे की तरफ, ठीक है ना। जैसे हमने करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे आई, नीचे की तरफ। और वहीं अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखें, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर क्रॉस आपका पी वेक्टर, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये क्या आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ, राइट। सो हियर वी कैन से इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है, राइट, दिस रेशियो इज गिवन बाय ई अपॉन में 2 me। और यहाँ पर ये पूरी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 8.8 इंटू 10 की पावर 10। और ये जो रेशियो आया है, राइट, ये कहलाता है हमारा जियो मैग्नेटिक रेशियो, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्शन अगर देखें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन से m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ e अपॉन में 2me इंटू एल वेक्टर, राइट। इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एल वेक्टर के अलोंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स थियरी यूज करें, राइट, उसको यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका एन ई एच अपॉन में 4 पाई me, वेयर एन इज द ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एंड एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिएगा एटम के आपका फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके केस में, इसके केस में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हो जाएगा हमारा m1 इज इक्वल टू एन की जगह आप 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास में ई एच अपॉन में 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये हमारा कहलाता है बोर्स मैग्नेटॉन, राइट। ये हमारा क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन, राइट। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद करने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग अब एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कंसिडर ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स जियोमेट्रिक लेंथ। तो हमें एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर करने के लिए कहा गया है जिसकी मैग्नेटिक लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी हमें जियोमेट्रिक लेंथ फाइंड करनी है। तो जियोमेट्रिक लेंथ ये हम लोग कह सकते हैं इट विल बी गिवन बाय मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। तो जियोमेट्रिक लेंथ क्या हो जाएगा 6/5 ऑफ मैग्नेटिक लेंथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या दिया है, द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में मूव कर रहा है किस स्पीड से 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और इस सर्कुलर मोशन की जो ऑर्बिट है उसकी जो रेडियस है वो हमें 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 सेंटीमीटर दी गई है। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय EVR/2। तो यहाँ पर सिंपली सभी की वैल्यूज पुट कर लेनी, ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू स्पीड हमें क्या दे रखी है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू आर यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमें क्या दिया है 5.3 इंटू 10 की पावर -11, राइट। और ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। वो गेट बंद कर देना, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 18.65 इंटू 10 की पावर -26 डिवाइडेड बाय 2। और इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 9.325 इंटू 10 की पावर -26 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो मैग्नेटिक पोल्स है जिनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ QM1 और QM2 है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इनकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो वी कैन से दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 इंटू QM2 अपॉन में R स्क्वायर। सो वी कैन से द मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू K, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट K से रिप्लेस कर रहे हैं। सो इट इज K QM1 इंटू QM2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और K की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस ये होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, राइट। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में दिया गया है कि टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 ग्राम फोर्स ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमें दो मैग्नेटिक पोल्स दिए गए, ठीक है ना। इसमें बोला गया कि एक जो पोल की स्ट्रेंथ है वो दूसरे से 4 गुना ज्यादा है और ये एक दूसरे के ऊपर में 10 ग्राम फोर्स का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल फाइंड करना है, यानी कि QM फाइंड करना है, QM1 और QM2, राइट। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू
QM1 इंटू QM2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ QM1 और दूसरा वाला जो पोल स्ट्रेंथ है ये पहले वाले से 4 गुना है। सो वी कैन से इट इज 4QM1 अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 10⁻⁻⁷ इंटू 4QM1 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग QM1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 4 × 10⁻⁷, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि QM1 स्क्वायर इज इक्वल टू F आर स्क्वायर अपॉन में 4 × 10⁻⁷। वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमें कितना दिया गया है 10 ग्राम फोर्स। तो 10 ग्राम फोर्स यानी कि ग्राम को आप केजी में चेंज करो तो 10⁻³ और ग्राम फोर्स जब दिया होता है तो हम लोग इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 10 होता है। जैसे आप 20 केजी फोर्स बोलते हो, राइट, तो इसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया इनटू, राइट, आर स्क्वायर हमें दिया गया। आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻² मीटर और इसका आपका होल स्क्वायर अपॉन में 4 × 10⁻⁻�7। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 की जो पावर है, ठीक है ना, ये आपकी 10⁻⁶, राइट। ये इसको हमने ऊपर ले लिया तो इंटू 4 इंटू ये आपका 10⁻⁻² अपॉन में 4, तो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास में 10⁻⁴। तो यहाँ से हमको QM1 की वैल्यू मिल जाएगी, इसका अंडर रूट ले लो आप। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, वी कैन से QM1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं 100 एम्पियर मीटर। और इसी तरह से हम लोग QM2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो QM2 ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स QM1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 100 दैट इज इक्वल टू 400 एम्पियर मीटर। समझ में आई बात? आगे बढ़े दुर्गेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मोनोपोल, राइट। हमारे पास में एक मोनोपोल है, सिंगल पोल है, इसके वजह से कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी ये हम लोग देख रहे हैं। तो लेटर से हमारे पास में एक सिंगल पोल है दैट इज QM, इसकी यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है QM है। और एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो कि इससे R दूरी पे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके वजह से इट इज गिवन बाय B इज इक्वल टू K QM अपॉन में R स्क्वायर। जैसे हमने सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, वो भी इसी तरह से आता है KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमारे पास में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो लेटर से हमारे पास में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, राइट, जिनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है -QM और +QM, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2L है, और इनके सेंटर से एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से R दूरी पे है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी कि एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही रहेगी, एंड दिस इज गिवन बाय B एक्सियल इज इक्वल टू 2KM वेक्टर इंटू R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और वहीं अगर ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काफी ज्यादा हो L के कंपैरिजन में, उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि बी एक्सियल, राइट, बी एक्सियल ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी कैन से बी एक्सियल इज इक्वल टू 2KM वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, तो उससे एकदम सिमिलर है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
आगे है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी एंड दिस इज गिवन बाय बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एम वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एल मच लेस देन आर, यानी कि अगर इनके बीच की जो सेपरेशन है वो दूरी से, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट जो है आर जो है वो काफी ज्यादा हो, तो उसके लिए ये हो जाएगा हमारे पास में बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एम वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। माइनस साइन ये बता रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी? माइनस क्यू एम से प्लस क्यू एम, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ये। समझ में आ रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक होगा, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए लेटर से हमारे पास में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। इससे कोई भी एक जनरल पॉइंट पे जो कि मैग्नेटिक डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है और इसके सेंटर से आर दूरी पे है, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, राइट, ये इसके लिए हम लोग एक्सियल लाइन कंसीडर कर लेंगे और ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो एक्सियल लाइन के अलोंग में जो मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग बी पैरेलल और इससे आपका इक्वेटोरियल के अलोंग आपका बी परपेंडिकुलर बता रहे हैं, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के हम लोग दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो ये हमारी इस तरीके से फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और लेटर से वो बी पैरेलल के साथ में अल्फा एंगल बना रही है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू के एम अपॉन में आर क्यूब इंटू 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पर ये जो आपका अल्फा एंगल है, राइट, इन टर्म्स ऑफ थीटा इट कैन बी गिवन एज tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा/2, राइट। इतना समझ में आइए। आगे बात करते हैं हम लोग टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास में एक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर में टॉर्क लगाएगी विच इज गिवन बाय टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी कैन से इट विल बी गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर टॉर्क की आप डायरेक्शन निकाल सकते हो ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके, राइट हैंड थंब रूल, यानी कि एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे यहाँ पर एम वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर की तरफ है, आप अपने फिंगर्स को घुमाओगे तो टॉर्क कैसे मिलेगा? स्क्रीन के अंदर की तरफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जो डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, राइट। और आगे देखते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा डाइपोल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसको अगर हम लोग इनिशियल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 पे रोटेट किया है, तो उसके लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा इट इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, राइट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम इट इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। राइट, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डाइपोल के लिए, राइट, जिसका डाइपोल मोमेंट हमें 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया गया और इसके सेंटर से 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना, जो कि डाइपोल मोमेंट के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमसे पूछी जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू के एम अपॉन में आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट। सो वी कैन से इट विल बी के की वैल्यू ये होती है हमारी 10⁻⁻7 इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हमें दिया गया है 3 अपॉन में आर कितना है 5 मीटर, तो ये हो गया हमारा 5 का क्यूब और अंदर में 1 + 3 cos स्क्वायर एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁻⁻7 अपॉन में 125 इंटू 1 + 3 इंटू कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर यानी कि 1/2 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमें मिलेगा 3 × 1.58 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 125 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3.79 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला, राइट। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि ए मैग्नेट ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट 50 I cap ampere meter square is placed along the x-axis in a magnetic field of B vector is equals to 0.5 I cap plus 3 J cap Tesla, राइट। एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बताया गया है 50 I cap एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है 0.5 I cap plus 3 J cap Tesla। सो वी हैव टू फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट, इस मैग्नेट के ऊपर में टॉर्क कितना लग रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टॉर्क टाउ वेक्टर इज गिवन बाय एम वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, और क्योंकि मैग्नेट हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि हमें यहाँ पर दिया भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 I कैप क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कितना हमारा है 0.5 I कैप प्लस 3 J कैप। तो यहाँ पर आई कैप क्रॉस आई कैप ये 0 होता है और ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 50 × 3 यानी कि 150 एंड आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, तो ये मिल जाएगा हमें 150 न्यूटन मीटर के कैप। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं तनु, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 डिग्री, राइट। तो बोला गया है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट, एक हमारा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और इसको 90 डिग्री से रोटेट किया गया है, ठीक है ना, इसके मेरिडियन से यानी कि 0 डिग्री से, और ये जो वर्क डन है वो n टाइम्स है जब इसको 60 डिग्री से टर्न किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है ये हमसे पूछ ली गई है। तो यहाँ पर दोनों के केस में, ठीक है, हमें दिया गया है कि वर्क डन इन आवर फर्स्ट केस जब हम लोग इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं 0 से लेके 90 तक, तो ये जो वर्क डन है ये आपका एन टाइम से वर्क डन जब इसको 0 से 60 डिग्री तक रोटेट किया जा रहा है। तो पहले वाले केस में वर्क डन ये क्या हो जाएगा हमारा एम बी कॉस θ1 यानी कि कॉस 0 डिग्री माइनस फाइनल एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू एन इंटू एम बी cos 0 डिग्री माइनस ऑफ cos 60 डिग्री,
राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एम बी से एम बी हमारा कटा। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। सो इट इज एन इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री ये कितना होता है हमारा? 1 होता है। राइट, सो वी कैन से इट इज 1 माइनस 1/2। राइट, तो यहाँ पर ये हमारा 1/2 आ जाएगा। सो वी कैन से 1 इज इक्वल टू एन इंटू 1/2। और यहाँ से हमारे पास में एन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी 2। राइट, आगे बढ़े, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एक हमने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया और इसको फिर ऑसिलेट करने के लिए छोड़ रहे हैं हम लोग। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, दिस टाइम पीरियड टी इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि a magnetic needle is free to oscillate in a uniform magnetic field A shown in figure। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको फ्रीली ऑसिलेट करने के लिए रखा गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज 6.5 इंटू 10⁻⁻6 केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमें 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया गया। और इसके ऊपर जो मैग्नेट के ऊपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁻6 केजी मीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड इन 5 सेकंड इज 10। तो 5 सेकंड में ये कितने ऑसिलेशंस कर रहा है? 10 कर रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसका मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड टी कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड टी यानी कि इसको एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल टाइम अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो हमारा एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकल जाएगा अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये आ जाएगा आपका 5/10 और वी कैन से इट इज सिंपली 0.5 सेकेंड। तो इस मैग्नेट को एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 0.5 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। और टाइम पीरियड इसका हमने अभी स्टडी किया था, क्या होता है? 2 पाई इंटू अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड में हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में एम बी। तो यहां से हमारे पास में b की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस b विल बी गिवन बाई 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में एम टी स्क्वायर। राइट, और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू पाई यानी कि 3.14 का स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमें दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट ये हमारा कितना है? 7.2। राइट, सो दिस इज 7.2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 1.42 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। राइट, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। राइट, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, क्या होता है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसी तरह से
यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस विल बी जीरो। ठीक है, तो यहां पर गॉस लॉ क्या हो जाएगा? सो वी कैन डिफाइन इट एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड surface is zero. That is, we can say net magnetic flux through any closed surface is always zero, right? So इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस फॉर ए क्लोज सरफेस इज जीरो। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो क्यों होगा? इसका कारण ये है, या फिर इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि अगर हमारे पास में एक मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही रहेंगे। कभी भी कोई भी मैग्नेट आप सिर्फ नॉर्थ पोल की या फिर कभी भी साउथ पोल की आप नहीं बना सकते, और उनकी पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी, राइट? तो यानी कि आप कोई भी मैग्नेट लोगे, ठीक है ना, इसको आपका क्लोज सरफेस में रखोगे, तो टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जितना आपका पॉजिटिव है नॉर्थ पोल की वजह से, उतना ही नेगेटिव आपका साउथ पोल की वजह से। तो टोटल मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो आपका फ्लक्स रहेगा फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग, राइट, अर्थ मैग्नेटिज्म की। लेट अस से ये हमारी अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, लेट अस से ये हमारी अर्थ है और ये इस एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इस एक्सिस पर रोटेट कर रही है। यानी कि ये हमारा, ये वाला हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा जियोग्राफिकल साउथ पोल हो गया। यानी कि ये आपका साइबेरियन रीजन, आर्कटिक रीजन, और ये वाला आपका अंटार्कटिका वाला, राइट? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्सिस पर अर्थ रोटेट कर रही है, सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, राइट? और ये वाला हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया। और उसी तरह से ये हो गया हमारा अंटार्कटिक वाला, ये हो जाएगा हमारा जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। अब इसके बीचों बीच से जो हमारे 0 डिग्री जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेटर। और इसमें अर्थ जो है एक बड़ी सी बार मैग्नेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ये जो बार मैग्नेट है, राइट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में कुछ एंगल थीटा बनाती है, राइट? तो यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करते हुए जो हमारी ये एक्सिस बनाएगी, राइट, तो ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, राइट? सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। और हमने देखा है कि हमारा जो इंडिया वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाई करता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक कंपास लेते हैं, ठीक है ना, तो कंपास में ये वाला आपका नॉर्थ पोल इस तरह से नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है,
और हमें पता है कि बार मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है क्या? नॉर्थ तो साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये कंपास का नॉर्थ है तो ये वाला अर्थ का क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। आई बात साथ में समझ में? ये साउथ है तो ये वाला आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग कह सकते हैं ये वाला पोल हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नेटिक साउथ पोल। और इसके अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। दिस इज आवर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यानी कि ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में मैग्नेटिक साउथ पोल है। राइट। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके बीचों बीच से और मैग्नेट से परपेंडिकुलर ये है हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर। जो अर्थ के ऊपर में ये आपका जो सर्कल बन रहा है ये सर्कल क्या कहलाएगा? हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर। राइट। इनके बीच में जो थीटा होगा ये आपका ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जितना एंगल थीटा है उतना ही रहेगा। राइट। सो दिस इज बेसिकली आवर मैग्नेटिक इक्वेटर। राइट। आई होप ये चीज समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर एक बार मैग्नेट को रखें, धागे से बांध दे, तो वो थोड़ी देर बाद में एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी। तो ये जो आपका इंक्लिनेशन है बेसिकली अर्थ के ऊपर में जो सरफेस के ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है, अर्थ के नीचे में जो आपकी बार मैग्नेट है उसके वजह से सरफेस पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसी डायरेक्शन में ये ओरिएंट हो गई है। राइट। तो इसको ज्वाइन करते हुए अगर हम लोग एक प्लेन बनाएं, समझिएगा, इसको ज्वाइन करते हुए अगर हम लोग एक प्लेन बनाएं तो ये प्लेन कहलाता है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखिएगा ये बार मैग्नेट है, इस तरह से इंक्लाइन है। इसको ज्वाइन करते हुए अगर हम लोग एक प्लेन बनाएं तो ये प्लेन हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और वहीं पे अगर हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को देखते हुए प्लेन बनाएं तो ये वाला प्लेन कहलाएगा हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो ये एंगल होता है यही हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहलाता है। समझ में आई बात? राइट। सो दिस इज बेसिकली एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आई बात? अब फिर बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप एंगल। तो जो हमारी बार मैग्नेट जिसको हमने बीचों बीच से बांधा है तो बेसिकली ये कुछ एंगल बनाएगी। ठीक है ना? एंगल बनाएगी तो जितना ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी यही हमारा मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर डीप एंगल कहलाता है। राइट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है ये वाला एंगल थीटा ये क्या हो गया हमारा? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर डीप एंगल। सो फॉर दिस वी कैन से इट इज बेसिकली एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड horizontal components of Earth's magnetic field।
राइट। फिर बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये जो बार मैग्नेट है बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इंक्लाइंड है, और यहाँ पर लेट अस से ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। अर्थ के सरफेस के ऊपर में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका बी है, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के हम लोग दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम लोग बी एच से बोलेंगे, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा वर्टिकल में जो इसका कंपोनेंट रहेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज बीवी, ये कहलाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो जाएगा हमारा, बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। क्या कर रहे हो, ठीक है ना। और वहीं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो जाएगा हमारा, बी साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, राइट। और इनके बीच में जो ये एंगल थीटा है इसको हम लोग बता सकते हैं कि टेन थीटा से, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन में बी एच, राइट। ये बात समझ में आई आपको, इतना क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है कि ए मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल प्लेन एट 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको हमने वर्टिकली सस्पेंड कर दिया है, ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, और उसके बाद में, राइट, तो उसके बाद में ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन से, ठीक है ना, 30 डिग्री पे हम लोग लेके चल रहे हैं, और उसके बाद में इसको हम लोग डिप कर रहे हैं, तो ये नीचे कितना झुक रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर देखो डायग्राम में ये हमें दिया गया, यानी कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, और मैग्नेट जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। सो फाइंड द ट्रू एंगल ऑफ डिप, तो इसका ट्रू एंगल ऑफ डिप कितना होगा, राइट। तो ये हमें बताना है, तो इसके लिए जब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भले ही बदल जाए। तो यहाँ पर इनिशियली जो था आपका, ठीक है ना, इनिशियली जो था आपका ये आपका बी एच ले लो, तो हमारे पास में जो फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग लेटर से बी एच टू से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी एच कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है हमारा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी एच कॉस 30 डिग्री। और अब नए वाली पोजीशन पे हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा टू ये क्या हो जाएगा हमारा, बी वी अपॉन में बी एच टू, राइट। सो इट विल बी बी वी अपॉन में बी एच टू, ये कितना है हमारे पास में, बी एच कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से और बी वी अपॉन बी एच ये क्या होता है, टेन थीटा, राइट। सो वी कैन से दिस इज टेन थीटा, और बेसिकली हमें ये थीटा एंगल ही फाइंड करना है, अपॉन में ये कॉस 30 डिग्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टू इंटू कॉस 30 डिग्री, राइट। सो वी कैन से टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टू कॉस 30 डिग्री, राइट। और वी कैन से टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा टू, ये हमारा कितना है, 45 डिग्री। सो दिस इज टेन 45 डिग्री इंटू
cos 30 डिग्री tan 45 डिग्री 1 cos 30 डिग्री इज √3/2, राइट। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3/2, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट की, राइट। न्यूट्रल पॉइंट, अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले, वहां पर एक बार मैग्नेट को रखें, तो इसके ऊपर में, ठीक है ना, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक पॉइंट आएगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगी? क्योंकि इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर एक दूसरे को कैंसिल आउट होके नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स। सो वी कैन से these are basically points where net magnetic field due to magnet and Earth's horizontal component of magnetic field is zero, राइट। तो इसमें अब हम लोग हमारा पहला केस देखते हैं, जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अर्थ की जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अर्थ के सरफेस से, ठीक है ना, आपका साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफिक वाला, क्योंकि जिधर ज्योग्राफिक है उधर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन वो बेसिकली ज्योग्राफिक साउथ से आ रही है। तो ये जो आपका साउथ दिया हुआ है, ये बेसिकली आपका ज्योग्राफिक साउथ। तो आपका ज्योग्राफिक साउथ से होते हुए सरफेस के ऊपर में ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो यानी कि ये आपका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, और ये जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर होगा क्या, इसकी जो एक्सियल लाइन है वहां पर ये देखिएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दो पॉइंट्स पर हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक्सियल लाइन पे हमको दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, N1 और N2, राइट। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट्स will lie on the axial line of magnet, राइट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही होगी जितना आपका एक डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे होती। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज Bn इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्सियल लाइन पे डाइपोल डाइपोल मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 2kmr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, राइट। इसका ये आपका होल स्क्वायर, राइट। सो वी कैन से अगर ये दूरी हमारी सफिशिएंटली लार्ज हो तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एल मच लेस देन आर। तो बी एन यानी कि इस मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपका अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। सो इट विल बी इन जनरल 2km अपॉन में आर क्यूब, क्योंकि एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बनती। इसका सेकंड केस देखते हैं हम लोग, दैट इज जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल
ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। तो अब इस केस में, अब ये देखो इक्वेटोरियल लाइन पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इस बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे, इस मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। यानी कि न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पर मिलेंगे? इक्वेटोरियल लाइंस पे मिलेंगे। सो फॉर दिस वी कैन से न्यूट्रल पॉइंट विल लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट। तो यहां पर जितनी इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। सो वी कैन से Bn इज इक्वल टू BH इज इक्वल टू Km अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और वहीं ये पॉइंट जो है इससे अगर सफिशिएंटली लार्ज हो और वहां पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि फॉर L मच लेस देन R we can say Bn is equals to horizontal component of earth magnetic field is equals to Km अपॉन में R क्यूब, राइट। क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक डायपोल की वजह से इतनी ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, राइट। ये चीज समझ में आई। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है कि ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसमें इसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। द न्यूट्रल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट है मैग्नेट के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। इफ H इज इक्वल टू 0.4 गॉस, राइट। ये बेसिकली आपका बी एच है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बी एच है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल गया। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि बी इक्विलिब्रियम बोलो या फिर ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू के एम अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट विल बी गिवन बाय बी एच इंटू आर क्यूब अपॉन में के। वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये कितना दिया हमें 0.4 गॉस एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला इंटू आर। आर कितना है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में, अपॉन में के की वैल्यू 10 की पावर -7। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। आई होप ये चीज समझ में आई आपको। यहाँ अगला हमारा टॉपिक है दैट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, राइट। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये इसका हमारा डिवाइस है और इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, राइट। तो इसमें जो हमारा सेटअप होता है, ये जो आपका सर्कुलर सेक्शन दिख रहा है ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है एन नंबर ऑफ टर्न्स की। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों कंपोनेंट्स के वजह से जो इसमें हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी, राइट। और वो लेटर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो इसी से हम लोग फिर करंट की वैल्यू निकालते हैं। सो फॉर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वी कैन से इट इज ए डिवाइस used to measure very small current, right।
इसमें जो करंट होता है इट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू 2R BH अपॉन में N म्यू नॉट इनटू tan थीटा। R यानी कि जो हमारी ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेडियस है। BH इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। N यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, राइट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 2RBH अपॉन में N म्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग K से बता सकते हैं। सो वी कैन से I इज इक्वल टू K tan थीटा। और यहाँ पर जो K है, राइट, दैट इज 2RBH अपॉन में N म्यू नॉट, राइट। इसको हम लोग रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। आगे बात करते हैं इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी यानी कि कितने करंट फ्लो होने पे ये आपका डिफ्लेक्शन कितना है, राइट, यानी कि डी थीटा अपॉन डी आई। सो वी कैन से करंट सेंसिटिविटी डी थीटा अपॉन में डी आई विल बी गिवन बाई 1 अपॉन में के सेक स्क्वायर थीटा, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन में के इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, राइट। ये इसके रिगार्डिंग फॉर्मूलेस हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है कि द coil of a tangent galvanometer of radius 12 centimeter is having 200 turns, राइट। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जो कोयल यूज हो रही है उसकी रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 200 टर्न्स है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 25 माइक्रो टेस्ला, अगर अर्थ की वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 25 माइक्रो टेस्ला, देन फाइंड द करंट विच गिव्स ए डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। अगर नीडल का डिफ्लेक्शन 60 डिग्री का हो रहा है तो हमें बताना है कि ये कितने करंट को मेजर कर रही है। सो इसके लिए हमें करंट का फॉर्मूला पता है, दैट इज गिवन बाय 2R BH अपॉन में N इंटू म्यू नॉट इंटू टेन थीटा। तो अब हम लोग सभी की वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो दिस इज 2 इंटू आर, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, सो इट इज 12 इंटू टेन की पावर -2 इंटू horizontal component of earth magnetic field 25 micro tesla, so this is 25 into 10 की पावर -6 अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स 200, 200 इंटू म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू टेन 60 डिग्री। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि आएगा 0.042 एम्पियर्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इट इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, या फिर अगर या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज यूज टू कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट्स, राइट। तो यानी कि इसको हम लोग बेसिकली कोई भी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेट्स के वजह से वहां पर उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है इसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये आपका वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का पूरा आपका सेटअप है। सो फॉर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वी कैन से इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट and to compare
मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ टू मैग्नेट्स, राइट। तो इसका जो ये आपका सेटअप दिया गया है, राइट, तो यहाँ पर ये आपका टॉर्शन हेड है, ये स्क्रू है, ये इसका ग्लास ट्यूब है, ये आपका स्टीरअप है, राइट। यहाँ पर एक प्लेन मिरर यूज हो रहा है और ये जो आपका बार मैग्नेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। दिस टाइम पीरियड टी इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पर हम लोग दो बार मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इनको हम लोग सेम पोजीशन में रख रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा दैट इज टाइम ऑफ समेशन, यानी कि आपके मैग्नेटिक मोमेंट्स एड अप हो जाएगी। तो इसके लिए हो जाएगा दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट में I1 प्लस I2, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड अप हो जाएगा, अपॉन में M1 प्लस M2 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐड हो जाएगा इनटू BH। और जब हम लोग इनको अपोजिट सेंस में रखेंगे तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, ये आपका एड अप रहेगा। सो वी कैन से टाइम पीरियड फॉर डिफरेंस विल बी गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट में I1 प्लस I2 अपॉन में M1 माइनस M2 इंटू BH। और अल्टीमेटली इन सभी को सॉल्व करके हम लोग कह सकते हैं कि M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर प्लस टी डी स्क्वायर अपॉन में टी डी स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट्स का कंपैरिजन हो रहा है, राइट। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। तो लेट अस से हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, और लेट अस से हमारी पहली वाली जो मैग्नेट है, ठीक है ना, उसकी वहां पर उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और इस बार मैग्नेट की, ठीक है ना, अंदर में जो आपका बार मैग्नेट है उसका टाइम पीरियड लेटेस्ट से T1 है। तो T1 क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट अपॉन में मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट इनटू, अब उस पॉइंट पे पहली वाली मैग्नेट की वजह से प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी एच प्लस बी है B1। और वहीं जब हम लोग दूसरी वाली मैग्नेट का यूज करेंगे तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट इनटू, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, BH प्लस B2। और अगर हम लोग कोई मैग्नेट को रखे ही नहीं, सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मैग्नेट का, दिस विल बी गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन में एम इंटू बी एच। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग B1 बाई B2 की वैल्यू वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर पॉन में T माइनस T2 स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू मैग्नेट्स इन सम पोजीशन, right, that is magnets plates with similar poles on one side one above the other is 3 सेकंड, ठीक है। तो सिमिलर पोजीशन में टाइम पीरियड कितना है, 3 सेकंड। व्हेन पोलैरिटी ऑफ वीकर मैग्नेट इज रिवर्स द कॉम्बिनेशन मेक्स 12 ऑसिलेशंस पर मिनट। जब यहाँ पर इनका अरेंजमेंट रिवर्स किया जाता है तो उस दौरान पे 12 ऑसिलेशंस के लिए 1 मिनट का समय लगता है।
सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स? तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें दिया गया है समेशन पोजीशन पे टाइम पीरियड हमारा है 3 सेकेंड्स, और डिफरेंस वाली पोजीशन पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 12 ऑसिलेशंस को 1 मिनट लग रहा है, तो यानी कि 60 सेकेंड्स फोन में 12 ऑसिलेशंस, यानी कि इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो गया, 5 सेकंड का। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स का जो रेशियो होता है, राइट, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इन समेशन पोजीशन अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट इन डिफरेंस पोजीशन, ये हमें पता है, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला टी एस स्क्वायर प्लस टी डी स्क्वायर अपॉन में टी डी स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन में 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 प्लस 9 अपॉन में 25 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 34 अपॉन में 16 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसको 2 से कट करने पे 17/8, राइट। आगे बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, राइट। सो वी कैन से intensity of magnetization is magnetic moment per unit volume of the magnetized substance, राइट। इसको हम लोग आई वेक्टर से बताते हैं। सो इट इज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। आगे बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, राइट। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कितना पावर है सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने का, ठीक है ना, उसको कितना वो चुंबकीय बना सकता है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, राइट। सो दिस इज बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एच वेक्टर से। सो एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन में म्यू नॉट माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आगे बात करते हैं वैक्यूम में, ठीक है, एच की जो वैल्यू होती है, सॉरी, वैक्यूम में जो आई की वैल्यू होती है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हमारी 0 होती है। देयरफॉर वी कैन से एच वेक्टर विल बी बी वेक्टर अपॉन में म्यू नॉट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे सोलेनॉइड है, ठीक है ना, इसकी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये हो जाएगी हमारी सिंपली एन आई। सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। इसीलिए कोई सब्सटेंस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हो जाएगी हमारी बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट वेक्टर प्लस बी एम। इसमें बी नॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, राइट। सो इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और वहीं अगर हम लोग बी एम की बात करें,
तो बी एम का मतलब होता है कि सब्सटेंस ने मैग्नेटाइज होके कितनी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, राइट। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब इसमें बात करते हैं आगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट, म्यू, ये होता है हमारे पास में बी अपॉन में एच। बी यानी कि सब्सटेंस के अंदर में टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और एच यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसको हम लोग म्यू आर से बताते हैं। सो इट इज गिवन बाय म्यू अपॉन में म्यू नॉट, एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन बाय बी अपॉन में बी नॉट, राइट। बी यानी कि सब्सटेंस के अंदर में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और बी नॉट यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसको पढ़ते हैं हम लोग जाई से, जाई एम, राइट। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इसका मतलब होता है कि इट इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, विच शोज हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें कितनी कैपेसिटी है मैग्नेटाइज होने की, ये इस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से बताया जाता है, राइट। सो इट इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी ऑफ द substance showing how easily a substance can be magnetized when kept in magnetizing field, and this xi m, that is magnetic susceptibility, is given by I upon h, right। आगे बात करते हैं अगले टर्म के बारे में, दैट इज रिलेशन बिटवीन म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड xi m, दैट इज ससेप्टेबिलिटी। सो फॉर दिस वी कैन से टोटल या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस इज गिवन बाय म्यू नॉट इनटू आई प्लस एच। सो वी कैन से म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस xi m। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट, दैट इज रिलेशन विच इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस xi m। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें क्या दिया गया है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट, राइट, जिसका डायमेंशन हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इज 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से ये हमको वॉल्यूम मिल रहा है। तो वॉल्यूम ये हमें दिया गया है 15 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास में 30 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से अब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट ये सब्सटेंस डेवलप करता है अपॉन में टोटल वॉल्यूम। सो मैग्नेटिक मोमेंट ये कितना है हमारा 1.2। सो दिस इज 1.2 अपॉन में वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 10⁻4 एम्पियर पर मीटर, राइट। आगे आते हैं हम लोग, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर बेसिकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, फीबली रिपेल होते हैं,
और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा, राइट। सो दे बेसिकली दे आर feebly repelled by मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बिस्मथ, एंटीमनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना ये सारी चीजें, क्वार्ट्ज, वाटर, अल्कोहल, एक्सेट्रा, राइट। ऐसे सब्सटेंस में, ठीक है ना, जब हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं, ठीक है, तो इनके जो एटम्स है, एटम्स में कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स हैव नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द absence of external मैग्नेटिक फील्ड। और जब इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के में रखा जाता है, तो यहाँ पर एटम्स जो है एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लेता है, लेकिन ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, राइट। सो वी कैन से एटम्स acquire net magnetic moment in the opposite direction of applied magnetic field, राइट। ये हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए। आगे बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जब हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, यानी कि इस सब्सटेंस के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से कम रहेगी, राइट। सो फॉर दिस वी कैन से, इसकी हमारी पहली प्रॉपर्टी, ये एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से पूरा आपका थियोरेटिकल सेक्शन है, लेकिन ये एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक थी मेरे पास, उसमें 13 नंबर पॉइंट थे। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसी को मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि दे एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन दी डायरेक्शन opposite to the applied field. So we can say magnetic lines of induction inside the substance is smaller than that outside to it. तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से कम ही रहेगी। अब बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की। ये हमेशा
स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, राइट? सो वी कैन से इन नॉन यूनिफॉर्म magnetic field, they move from stronger to weaker parts of the external magnetic field. आगे बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की, राइट? तो इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, ये एक से कम होती है, इट इज लेस देन वन। सो वी कैन से रिलेटिव permeability mu r is slightly less than 1, right? That is, we can say mu r is less than 1। इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, राइट, वो कम होती है और नेगेटिव होती है। और इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है ये कांस्टेंट होती है, और ये फील्ड और टेम्परेचर के साथ वेरी या फिर चेंज नहीं करती। तो यहाँ पर ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो छोटी होती है और नेगेटिव होती है, और ये टेम्परेचर के ऊपर और फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, राइट? सो दिस इज आवर next important point for diamagnetic substances, that is susceptibility is always small and negative, and it is constant and does not vary with field or temperature। आगे बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ आपकी जो है इनवर्सली वेरी करती है, राइट? इनवर्सली वेरी करती है, यानी कि इट इज नेगेटिव, it is negatively directly proportional with I is negatively directly proportional with H, right? So we can say intensity of magnetization varies mm, inversely with magnetic field strength, right? That is I is proportional to minus H। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं ये चीज। आगे बात करते हैं अगला सब्सटेंस के बारे में, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया, राइट? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर बेसिकली फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड से लाइटली अट्रैक्ट होते हैं, राइट? सो फॉर दिस वी कैन से दे आर feebly attracted by magnetic field,
इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, CuSO4 एक्सेट्रा। राइट, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, CuSO4 एक्सेट्रा। और इनके जो एटम्स होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिना प्रेजेंस में भी हर एक एटम में एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका एटम्स है और ये जो एरो है ये मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन बताई गई। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इनके ऊपर नहीं लगती है तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये रेंडमली ओरिएंटेड होती है। कैसे होती है? रेंडमली ओरिएंटेड होती है। सो वी कैन से atoms have permanent मैग्नेटिक मोमेंट। और जब इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, ठीक है ना, तो ये जो एटम्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग इनका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाता है। राइट, सो वी कैन से इन द presence of external magnetic field, atoms magnetic moment align in the direction of external magnetic field। राइट, आगे बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये हमें पता है कि ये फीबल मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसीलिए इन सब्सटेंस के अंदर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी ज्यादा होगी। राइट, सो वी कैन से राइट दे एक्वायर feeble magnetization in the same sense as the applied field। और इसी की वजह से इनके अंदर में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन या फिर फील्ड्स, सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इनसाइड द substance is slightly greater than outside to it हो जाएगा। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये हमेशा वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो फॉर दिस वी कैन से दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से दे विल मूव
from weaker to stronger parts of the field, और इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो एक से थोड़ी सी ज्यादा होती है. सो वी कैन से देयर रिलेटिव permeability, that is mu r, is slightly greater than 1. हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? अगला पॉइंट देखते हैं इसका. इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है ये पॉजिटिव होती है, राइट. सो वी कैन से मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव. और इसकी जो आई एच कर्व होती है, ठीक है, इसमें आई एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो वी कैन से आई एच कर्व कैन बी गिवन एज, राइट. इसमें बात करते हैं अब हम लोग क्यूरीज लॉ की, राइट. क्यूरीज लॉ ये कहता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. यानी कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होती जाएगी, राइट. सो वी कैन से मैग्नेटिक susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to its absolute temperature, राइट. यानी कि हम लोग कह सकते हैं दैट इज xi m is inversely proportional to temperature T, और we can say magnetic susceptibility is equals to C upon T where C is Curie constant. तो इसीलिए अगर हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का जो शेप रहेगा ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा. आगे बात करते हैं हम लोग फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस की. तो फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट. सो वी कैन से दे आर द सब्सटेंसेस which are strongly attracted by magnetic field. इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग. एग्जांपल्स इसके होते हैं आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट, एक्सेट्रा. ठीक है ना. अब ये जो एटम्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, इनमें एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है. हम्म? ठीक है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना, इनके जो आपके ये एटम्स होते हैं इनमें एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट, वो अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, राइट. सो वी कैन से
atoms of ferromagnetic substances have a permanent magnetic moment। और क्योंकि एटम्स की जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो सारे एटम्स जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स सेम होती है वो एक ग्रुप्स क्लस्टर्स बना लेते हैं जिसको हम लोग डोमेन्स कहते हैं, राइट। सो वी कैन से, राइट, एटम्स विथ सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्म डोमेन्स। तो यहां पर ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये जो एरोस बनाई गई हैं ये सारे आपके डोमेन्स की है। यानी कि इन डोमेन्स में खूब सारे ऐसे एटम्स है जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स सेम डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर जितने भी एटम्स है इनकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अलोंग है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे डोमेन्स बनाए गए हैं। डोमेन्स यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के वो एटम्स का ग्रुप जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सेम हो। आगे बात करते हैं हम लोग, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वीक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होंगे तो इसमें क्या होता है, जो डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, वो ग्रो करने लग जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं, राइट। सो वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रो इन साइज, राइट। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, जब आपकी वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो वो जो सारे डोमेन्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में थे, राइट, उनकी साइज बढ़ रही है, करस्पॉन्डिंगली बाकी वालों की साइज घट रही है। और यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होंगे तो उसमें क्या होता है, ये डोमेन्स हमारी रोटेट हो जाती है। वो सारी डोमेन्स जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं के अलोंग में नहीं है, वो उनका मैग्नेटिक मोमेंट्स रोटेट होके आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है, राइट। सो फॉर दिस वी कैन से, जब आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि डोमेन्स डोमेन्स ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री यही वाले डोमेन्स आपके जो सीयूटी के है, राइट, डोमेन्स रोटेट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये पॉइंट समझ में आया। आगे बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, राइट। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होती है, ठीक है ना। अगर आपकी वीक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी ये आपकी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती है, यानी कि जो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से काफी ज्यादा रहेगी। सो वी कैन से दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इवन बाय वीक मैग्नेटिक फील्ड। और दुर्गेश,
ठीक है, बना लेना बाल क्लास के बाद आराम से। ठीक है, इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ये काफी ज्यादा होती है। इनफैक्ट ये हंड्रेड्स में या फिर थाउजेंड्स में होती है। सो फॉर देम वी कैन से रिलेटिव permeability is very large and is of the order of hundreds and thousands। इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है और काफी ज्यादा होती है। सो वी कैन से देयर susceptibility is positive and very large। और इनकी जो आईएच कर्व होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। सो वी कैन से देयर आईएच कर्व कैन बी drawn as आगे बात करते हैं इनमें क्यूरी वेस लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म। राइट, तो क्यूरी वेस लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर के अबव, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो क्यूरी वेस लॉ फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है कि अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करते हैं। राइट, सो फॉर देम वी कैन से above Curie temperature, a ferromagnetic substance becomes an ordinary paramagnetic substance। राइट, तो उनकी इनकी ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर की जो कर्व होती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर, ठीक है ना, जब आपका ये क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के अबव पहुंचता है, तो उसके बाद में ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि इसके बाद में ये जो कर्व रहेगी ये आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगी। सो वी कैन से इसके लिए जो फॉर्मूला है एम का वो हो जाएगा सी अपॉन में टी माइनस टी सी, वेर टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर and T is Curie temperature and this is your Curie's constant for ferromagnetic substances। तो इनके लिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद में एक और टॉपिक रहेगा हिस्टेरेसिस, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, हिस्टेरेसिस तो देखिएगा। राइट, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि the magnetic susceptibility of a paramagnetic material at minus 73 degree Celsius is 0.0075। right, find its value at minus 173 डिग्री सेल्सियस। तो मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की -73 डिग्री सेल्सियस पर हमको 0.075 दी गई और यही मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमको -173 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है फाइंड करना है। तो हमें पता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कि Xm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एज पर योर क्यूरीज लॉ।
ठीक है सभी लोग। सौरभ, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जाई m2 अपॉन में जाई m1 इज इक्वल टू t1 बाई t2, और वी कैन से जाई m2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 इंटू जाई m1 इज इक्वल टू t1। ठीक है ना, ये हमारा कितना है, -73 डिग्री सेल्सियस। तो -73 डिग्री सेल्सियस इसको अगर हम लोग केल्विन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 273 -73 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 200 केल्विन आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग T2 को कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 273 माइनस 173, यानी कि आ जाएगा 100 केल्विन। इसीलिए यहाँ पर T1 क्या लिखे हम लोग, 200, और T2 क्या लिखे, 100 लिखे, इनटू ससेप्टेबिलिटी ये है हमारे पास में 0.0075। तो यहाँ पर ये 100 और ये 200 कट के 2 आ गया, और इसका डबल कर लेना है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.015। राइट, आगे बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक की, दैट इज हिस्टेरेसिस। राइट, तो हिस्टेरेसिस बेसिकली ये एक आपका फिनोमिना है ऑफ लेगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये बेसिकली हिस्टेरेसिस हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए पढ़ते हैं, जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से जो लैग करता है, ये फिनोमेना ही हमारा हिस्टेरेसिस है। सो हिस्टेरेसिस बेसिकली ये क्या है, दिस इज ए फिनोमेना ऑफ लेगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन behind the magnetizing field for ferromagnetic substance is called hysteresis। राइट, तो यहां पर इसका हम लोग कर्व देख सकते हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ग्रो करेंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, राइट, इनिशियली ये कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको डिक्रीज करेंगे तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी तब भी सब्सटेंस के अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड बची रहेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बची हुई रह रही है, राइट, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो इसमें बची हुई है, एच को 0 करने पर भी ये कहलाती है हमारी रिटेंटिविटी या फिर रेमेनेंस। राइट, सो वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, which is left in the material for H is equals to 0 is called retentivity or रेमेनेंस। राइट, और ये हमारा ये जो बी ओ है इससे हमको पता चल रहा है। अब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ताकि इस सब्सटेंस के अंदर में जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाए, 0 हो जाए। तो हमको रिवर्स डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़े ताकि इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाए, ये कहलाती है हमारी कोइर्सिविटी।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। सो वी कैन से the value of reverse magnetizing field needed to reduce magnetization to zero is called coercivity। और कोएर्सिविटी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा ओ सी है, जो लाइन है, ये कोएर्सिविटी को बताएगी। सो दिस इज योर ओ सी, राइट। और यहाँ पर राइट, ये हमारा जो हिस्टेरेसिस है, इसका जो हिस्टेरेसिस का ये पूरा कर्व है, ठीक है ना। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने इसको मैग्नेटाइज किया, वापस इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पर ई पॉइंट पे आएगा, एफ पॉइंट पे आएगा, और ये आपका ए पॉइंट पर जब आपका हम लोग इसको मैग्नेटाइज करके डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, हम लोग एक लूप कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका जो ये एरिया है, इस हिस्टेरेसिस लूप का अगर हम लोग एरिया देखें, तो ये एरिया हमें बताता है एनर्जी लॉस, कि एक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का कितना लॉस हुआ है। सो फॉर दिस वी कैन से एरिया enclosed by the loop represents loss of energy during a cycle of magnetization and demagnetization, राइट। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पर आई की जगह बी लेते, तो एक पूरा इसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया हमें एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम बताती है, राइट। तो अगर इसको हम लोग, ये जो फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स बनाना चाहें, तो इसके लिए जरूरी है कि रिटेंटिविटी हाई हो और कोएर्सिविटी भी हाई हो। रिटेंटिविटी हाई क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हटा दें, तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बची रहनी चाहिए ना, तभी तो वो मैग्नेट बनेगी। और कोएर्सिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। कोएर्सिविटी ज्यादा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आए, तो ऐसा ना हो कि अपनी वो मैग्नेटिक फील्ड लूज कर दे। तो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए क्या जरूरी है कि इसकी रिटेंटिविटी भी हाई हो और कोएर्सिविटी भी हाई हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको बोले कि एक चीज ज्यादा होनी ही चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, रिटेंटिविटी या फिर कोएर्सिविटी? इसकी कोएर्सिविटी पर्टिकुलरली ज्यादा हाई होनी चाहिए, राइट। यानी कि कोएर्सिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जा सकता। कारण क्या है? कोएर्सिविटी यानी कि हमारी जो परमानेंट मैग्नेट है, वो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आए, तो ऐसा ना हो कि वो फटाक से अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लूज कर दे, तभी तो वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो आई होप हमने जितना पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया। इसके सारे कंसेप्ट हमने कर लिए हैं, इससे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू ऑल।